Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट और बाजार। बिस्तक की खास पेशकश है। बजट बेहद ही नजदीक है और ऐसे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन सकती है, कहां पर निवेश करने से फायदा होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे खास मेहमान हैं कोटक सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट पंकज कुमार जी। पंकज जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। नमस्कार पंकज जी, पहला सवाल तो यही है कि 1 फरवरी को इस बार अंतरिम बजट आ रहा है, इंटरिम बजट, तो इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? क्या वित्त मंत्री आप समझते हैं कि इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं या फिर उनके पास इतना दायरा है नहीं इस बार? देखिए, जैसा ये जो बजट की आप बात कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये एक इंटरिम बजट है और इंटरिम बजट में बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपेक्टेशंस बिल्ड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन जब भी रिजल्ट्स आएंगे एक बार फिर से एक बजट होगा। हाँ, लेकिन अगर ओवरऑल आप गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करें, तो वो लॉन्ग टर्म जो उनके जो पॉलिसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कैपेक्स साइड में उन्होंने जैसा लास्ट बजट में किया था, वो कंटिन्यू रह सकता है, हमारा ऐसा मानना है। लेकिन सर इस बार तो टैक्स कलेक्शंस बहुत जबरदस्त हुए हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो इस बार का बजट होगा, चाहे वो इस बार इंटरिम बजट आए या फिर अगले 3-4 महीने बाद आए जब नई सरकार होगी, तो क्या ये रिफॉर्म्स की तरफ सरकार का झुकाव ज़्यादा होगा या फिर लोक लुभावन अनाउंसमेंट्स ज़्यादा एक्सपेक्टेड है? देखिए, गवर्नमेंट ने का अगर आप पहले भी उनका जो कमेंट्री रहा है वो इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ रहा है और बैलेंस आउट किया गया है, चाहे वो किसान तबके का हो या फिर कोई गरीब हो या फिर आपके कॉर्पोरेट के हिसाब से देखें या इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, तो गवर्नमेंट ने काफी हद तक बैलेंस किया हुआ है, जो पास्ट जैसे भी हमारे जो भी बजट्स रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप कैपेक्स करते हैं, तो इसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो आता है, वो हर एक दर्जे के लोगों को उसका फायदा होता है। तो ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो कंटिन्यू रह सकती है। तो यानी सरकार बैलेंस बनाकर चलेगी। तो अगर सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना सर, वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, पिछली बार भी हमने देखा था कि 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था कैपेक्स पर, और FY21 से FY24 बजट एस्टिमेट देखें तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 30% की रही है। सालाना आधार पर 30% कैपेक्स बढ़ता है, ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन इस बार अनुमान ये है, इंटरनेशनल रिसर्च हाउसेस भी ये कह रहे हैं कि कैपेक्स उतनी तेज गति से नहीं बढ़ सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जैसा आपने कहा है, ऑफकोर्स लास्ट 3-4 सालों में कैपेक्स काफी अच्छा ग्रोथ रेट रहा है और 10 लाख करोड़ का जो नंबर आपने मेंशन किया है, वो ऑफकोर्स रहा है। लेकिन अगर हम देखें, ये एक नंबर जो ग्रोथ रेट नंबर है, उसके पीछे एक बेस इफेक्ट भी आता है और जो दूसरे स्कीम्स है वहां पर भी जो गवर्नमेंट के एलोकेशन जाते हैं। सो कैपेक्स हमारा ऐसा मानना है कि वो 15 से 20% से ग्रोथ जो कैपेक्स का है, हमारा ऐसा अनुमान लगता है कि गवर्नमेंट कर सकती है कमिंग बजट में। अच्छा, तो प्रायोरिटीज क्या होंगी अगर पूरे फिस्कल के लिए सरकार को जहां जहां कैपिटल एलोकेशन करनी होगी बजट में, तो आप कहां मानते हैं स्पेंडिंग प्रायोरिटीज क्या होंगी, कहां ज्यादा खर्च करेगी सरकार? तो पास्ट 3-4 सालों में आपने देखा होगा कि रोड सेक्टर में और लास्ट 2 साल में आपने रेलवेज में देखा है कि काफी एक बड़ा एलोकेशन गया है और ग्रोथ जो है काफी ज्यादा रहा है। तो हमारा ये मानना है कि ये दो सेक्टर इंक्लूडिंग डिफेंस, ये यहाँ पर जो है कैपेक्स एलोकेशन वो रिलेटिवली स्ट्रांग रहेंगे। मे बी कैपिटलाइजेशन साइड में थोड़ा सा कम हो सकता है, जो कि हमने देखा पहले जो एलोकेशन गए थे कैपिटलाइजेशन साइड में, वो अभी हो सकता है कम होगा। लेकिन हाँ, रेलवेज और रोड सेक्टर और डिफेंस ये सारे फोकस पे रहेंगे। अच्छा, लेकिन शेयर बाजार पर आते हैं तो फिर एफआईज ने बिकवाली करनी शुरू करी है। हाल फिलहाल के आंकड़े बताते हैं कि एफआईज इतने बुलिश नहीं है अभी मार्केट को लेकर। तो ये क्या आप बजट से पहले के थोड़े झटके दे रहे हैं एफआईज, या फिर आपको लगता है कि बहुत ओवर स्ट्रेच हो गए थे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो बनती थी? अच्छा, दो मुद्दे हैं यहाँ पर, एक तो बजट से पहले की प्रॉफिट बुकिंग और उससे बाद जनरल इलेक्शन भी आने वाले हैं, उससे पहले एफआईज का मूड बदल गया है सर, आप कैसे देखते हैं? इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक आपने जो पॉइंट कहा है कि वैल्यूएशन, सो ऑफ कोर्स जो मार्केट में जो हमने रन अप देखा है या स्टॉक्स में देखा है,
और ये वैल्यूएशन हमारा प्रीमियम रेंज में आता है। वैल्यूएशन अगर हम 25 या 26 के मल्टीपल पे देखें तो वो 20 के ऊपर जा रहा है, जो कि हिस्टोरिकल बैंड से ऊपर लेवल पे है। तो वो एक बड़ा रीज़न है। और ऑफ कोर्स अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जो अब इलेक्शन एंड जो रहेंगे, उसकी वजह से भी थोड़ा-सा मार्केट में ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा जो प्रॉफिट बुकिंग जो जिन्होंने प्रॉफिट अच्छा किया है, वहाँ पर कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल हमें ये एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। जहाँ पर भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखते हैं जिस सेगमेंट में, वहाँ पर फोकस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में वो पैसे बना के देते हैं। नहीं तो क्या मौजूदा स्तरों पर पैसा डालना शुरू कर सकते हैं मार्केट में, या फिर अभी आपको किसी गिरावट की उम्मीद है? कहाँ तक आप मेन इंडाइसेस को, निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक को टूटता देखते हो? सी ओवरऑल मार्केट अगर देखें तो थोड़ा-सा अभी मार्केट में भी कंसोलिडेशन हो सकता है। और क्योंकि जो ओवरऑल अर्निंग्स अभी आ रहे हैं, अर्निंग्स को मार्केट वॉच करेगी और उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर का क्या आउटलुक होता है, इसके भी क्योंकि Q4 में हम देखेंगे जो एनुअल रिजल्ट्स आएँगे, उसके बाद कैसा आउटलुक बनता है फॉर FY 25 एंड 26 वो हम वॉच करेंगे। तो अभी मार्केट थोड़ा अर्निंग्स वॉच करेगी मेरे हिसाब से। सो अभी ये साइडवेज इस रेंज में रह सकते हैं एंड ऐसा अर्निंग्स रहता है उसके हिसाब से हम नियर टर्म डायरेक्शन देख सकते हैं। सर वैसे इस बार जब मार्केट में करेक्शन आनी शुरू हुई थी ना, तो उसमें हमेशा से कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और कोटक सिक्योरिटीज ने ही आगाह किया है निवेशकों को मिड कैप स्टॉक्स पे। ये मिड कैप स्टॉक्स पे जरूरत से ज्यादा वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं क्या, जिस तरीके से मार्केट दौड़े हैं? आपका क्या नजरिया है? जैसा आपने सही कहा है कि ओवरऑल जो मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में काफ़ी एक बड़ा मूवमेंट दिखा है और बहुत सारे जो न्यूज़ फ्लोज़ हुए या अनाउंसमेंट्स हुए कुछ कुछ सेक्टर्स पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में, उसके वजह से वहाँ पर काफ़ी एक बड़ा मूवमेंट भी दिखा हमें। सो ये ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो एक थोड़ा-सा वो वैल्यूएशन प्रीमियम ज़ोन में आ जाते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो लार्ज कंपनीज़ हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, मेगा कैप कंपनीज़ हैं, वहाँ पर रिलेटिवली कम्फर्ट ज़्यादा है वैल्यूएशन का। अब रेलवे सेक्टर जिसको आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं सर, और पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जो शेयर्स में कमाई हुई है वो तो रेलवे स्टॉक्स में ही हुई है। पहले तो मैं कैपिटल एलोकेशन के बारे में बाद में पूछूंगा रेलवेज में कि बजट में कितना हो सकता है। पहले तो ये बताएं कि क्या सर ये जो स्टॉक्स चल रहे हैं रेलवे स्टॉक्स, ये ह्यूजली अंडर ओन्ड है क्या? सरकारी होल्डिंग बहुत ज्यादा, पब्लिक के पास है कम, बाजार में मतलब शेयर्स हैं कम, तो डिमांड सप्लाई सिचुएशन तो कंप्लीटली डिमांड के फेवर में ही है, और ऊपर से बहुत स्ट्रांग तेजी हमने देखी। तो ये बताओ कि पहले तो क्या ये लो फ्लोट स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, रेलवे स्टॉक्स को? देखिए, हमारा रेलवेज़ स्टॉक्स पर्टिकुलरली एक सेक्टर जो फ़ोकस है, वहाँ पर बहुत कम कवरेज है। हम जो मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ या इंफ्रा कंपनी में काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड कंपनीज़ पे हमारा कवरेज है। रेलवे स्टॉक्स ऑफ कोर्स काफ़ी मूवमेंट आई है और इसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो मूवमेंट आए हैं, अनाउंसमेंट की वज़ह से आई है, जो हमने देखा है। ये बात सही है कि गवर्नमेंट का कैपेक्स रेलवे सेक्टर की तरफ रहेगा और नेक्स्ट टर्म में गवर्नमेंट प्रोबब्ली इसमें काफ़ी फ़ोकस करेंगी। लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के जो ऑर्डर आने वाले हैं या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे स्टॉक्स उसको फैक्टर इन कर रहे हैं। तो उसपे हमें थोड़ा-सा कॉशियस रखना चाहिए व्यू। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स जहाँ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, वहाँ पर फ़ोकस करना चाहिए। और इनफैक्ट 2.4 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन था पिछली बार रेलवेज के लिए, इस बार भी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड एलोकेशन होगा। अब जहां पर आपका डोमेन है सर, वहीं पर ही आते हैं, दैट इज रियल एस्टेट। क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए? ये बजट कैसा हो सकता है? जी, जैसा मैंने बोला कि बजट हमारा ऐसा व्यू है कि बजट में जो कैपेक्स पे 15 से 20% का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो रहेगा। तो इसका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट कंस्ट्रक्शन एंड जो रियल एस्टेट सेक्टर को आता है। अ, और अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अगर स्पेंडिंग की तरफ आती है काफ़ी पॉजिटिव तरीके से, तो वो रियल एस्टेट पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन रियल एस्टेट अगर हम आप सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो डिमांड है सेक्टर में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हमने देखा है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में जो डिमांड आई है, उससे पहले 8-10 सालों में डिमांड काफ़ी वीक रही थी। तो एक बहुत बड़ा लैग था जो कि अभी करंट जो डिमांड जो है वो उसको मेकअप कर रहा है। और अभी भी जो इन्वेंट्री लेवल्स आप देखेंगे वो करीबन 1.5 साल की इन्वेंट्री है ऑन एन एवरेज जो हम देखते हैं नंबर, विज़ा-विज़ जो पहले वो 2 से 3 साल की इन्वेंट्री होती थी। तो उसके सामने लॉन्चेस भी अभी पिकअप होंगे। तो एक जो सेल्स ग्रोथ है, जो प्री सेल्स नंबर हम देखते हैं,
वो कंटिन्यू टू बी वो स्ट्रांग रहेगा, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स आए हैं, ये क्या आपके अनुमान के मुताबिक आए हैं जिस तरीके से प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है? नहीं, ओबरॉय रियल्टी हमारे जो अनुमान के हिसाब से कम आए हैं नंबर, लेकिन अगर सेक्टर में जो हम स्टॉक्स कवर करते हैं, उसमें अगर जो हम स्टॉक्स जहाँ पर हमारे पॉजिटिव व्यू है या फिर जहाँ पर नंबर्स भी अच्छे आए हैं, जैसे मैक्रोटेक है या प्रेस्टीज शोभा है, इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर दिए हैं और आगे जो आउटलुक है उनका वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। सर, लेकिन ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इस समय आप ये इन्वेंट्री को कहाँ ग्रो होता देखते हो? पहले तो हम बजट होम्स की तरफ ज़्यादा झुकाव था बिल्डर्स का, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में हम देख रहे हैं जो कैटेगरी है वो प्रीमियम रेजिडेंशियल स्पेस में एकदम से शिफ्ट हो गई है और बिल्डर्स बड़े-बड़े घर बनाने पे फोकस कर रहे हैं। तो इतनी डिमांड है क्या? ये 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के प्री लॉन्चेस पे, और बुकिंग भी एकदम से हो जाती है। जैसे ही लॉन्च होते हैं, बड़े-बड़े बिल्डर्स की तो बुकिंग भी बहुत ही लॉन्च होते समय हो जाती है या फिर थोड़े स्पैन में हो जाती है। तो ये क्या डायनामिक्स चेंज हो गए हैं इंडस्ट्री के? इंडस्ट्री डायनामिक्स एक फैक्टर आप देखेंगे, आपने सही कहा है कि प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वहाँ पर काफ़ी अच्छा डिमांड रहा है। और हमने जो नंबर देखा है लाइक डीएलएफ का या फिर लोधा का, ये जो कि प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। प्रेस्टीज ने तो भी अभी जो लॉन्चेस की हैं, वो काफ़ी अच्छे किए हैं। सो प्रीमियम साइड में ऑफ कोर्स डिमांड अच्छी रही है। मिड एंड जो आपको अफोर्डेबल सेगमेंट में रिलेटिवली स्लोअर रहा है ऑफ लेट इन द रिसेंट टाइम। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि डिमांड, बिकॉज़ हम लोग अर्बनाइजेशन का जो थीम देख रहे हैं और जो लोग शहर की तरफ मूव हो रहे हैं, तो बहुत सारे कंपनीज़ और मिड साइज़ प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस कर रहे हैं, जैसा कि सिग्नेचर ग्लोबल जैसी कंपनी है गुरुग्राम में। तो वहाँ पर भी डिमांड अच्छा आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में उधर भी डिमांड इम्प्रूव होगा, ऐसा हमारा मानना अच्छा, लेकिन आम आदमी को बेनिफिट तो है ही नहीं किसी भी तरीके से। देखिए, अभी जो इनकम टैक्स की एटीसी की लिमिट थी दैट इज़ 1.5 लाख, और ऊपर से 24B के तहत 2 लाख कर दी थी बढ़ाकर सरकार ने। अब घर जो लॉन्च हो रहे हैं, वो लॉन्च हो रहे हैं 2-2, 3-3 करोड़ के मिनिमम। ऐसे प्रीमियम अगर किसी को खरीदना है तो, बजट होम खरीदना है तो वो तो आ जाएगा 80 लाख, 1 करोड़ के आसपास। तो ये आपको लगता है कि ये जो एटीसी की लिमिट और 24B की लिमिट में बढ़ोतरी करनी चाहिए? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस पे हम ज़्यादा ये नहीं कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हम अफोर्डेबिलिटी जो इंडेक्स देखते हैं, वहाँ के हिसाब से अगर देखें तो अभी भी जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है, वो लोएस्ट लेवल पे है। और ये एक दर्शाता है कि हमारा इनकम जो ग्रो हो रहा है, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम ये हाउसेस खरीद सकते हैं और ईएमआई पे कर सकते हैं। और हमारा ऐसा हमने देखा है कि जो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स जहाँ पर भी लोन पे जाते हैं, वो ईएमआई पहले क्लोज़ हो जाता है। पहले वो प्रीपे कर देते हैं। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड 25 साल, 20 साल में जो लोन लेते हैं, उससे पहले अगर हम ईएमआई पे कर रहे हैं, तो ये शो करता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अफोर्डेबिलिटी है रियल एस्टेट में। और अभी का ये ट्रेंड क्या ये भी बताता है कि जिस तरीके से स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा सरकार का, और हमने देख ही लिया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस एकदम से शूट अप हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिल्डर्स का झुकाव ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म वाले जो इलाके हैं, स्पेशली अयोध्या जैसे इलाके या फिर उसके आसपास के पेरिफेरल एरियाज, वहां पर भी बढ़ेगा? अब हम ऐसे बिल्डर्स को इन टेरिटरीज में जाता देखेंगे? सी जो बड़े प्लेयर हैं इंडस्ट्री में, आप देखेंगे जितने भी लिस्टेड बड़े प्लेयर हैं, वो ज़्यादातर बड़े शहरों पे फ़ोकस रहता है उनका, क्योंकि वो एक बड़े स्केल पे काम करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे कवरेज के स्टॉक है, वो मोस्टली ये 7-8 जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर फ़ोकस करते हैं और वहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इनफैक्ट। रही बात जो रिलीजियस, जो आपके जो प्लेसेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर्टी प्राइस इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज़ डेवलपमेंट होगी तो वो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। उसमें कोई दो राय नहीं। तो वो जो आपके जो डोमेन में हैं स्टॉक्स, वो कौन से स्टॉक्स हैं सर रियल एस्टेट? अगर निवेशकों की थोड़ी मदद हो जाए कि कौन से स्टॉक्स पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, कहाँ पर ग्रोथ आ सकती है, कहाँ पर अर्निंग्स विजिबिलिटी है, वो कौन से स्टॉक्स रहेंगे रियल एस्टेट में आपकी टॉप पिक्स? तो अभी वैल्यूएशन पे मैं ये कमेंट करना चाहूँगा कि अभी जो लास्ट 1-2 क्वार्टर में जो स्टॉक्स में मूवमेंट आए हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं रियल एस्टेट में, वो अभी फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिस्टोरिकली वो जो 7 टू 10 हम फॉरवर्ड ईवी एबिटा, जो प्री सेल्स के ईवी एबिटा पे हम नंबर देखते हैं, वो अपर एंड पे हैं। लेकिन सामने लॉन्चेस भी बहुत, पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो एक बार नंबर आएँगे तो उसके बाद हम रिवाइज़ करेंगे हमारे जो फेयर वैल्यू है। लेकिन हमारा जो झुकाव है, जो हमें स्टॉक्स जो अच्छे लगते हैं, उसमें हमारा मैक्रोटेक हमें अच्छा लगता है, लोधा।
और हमें ब्रिगेड एंटरप्राइजेज अच्छी लगती है, डीएलएफ अच्छा लगता है, ये स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं। थोड़ा अभी डिक्लाइन का वेट करना चाहिए हमारे। राइट सर, वैसे ना रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल और होता है, आप इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्योंकि बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स। इसमें एक निवेश क्या फायदेमंद होता है टैक्स के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिहाज से भी? ये होते क्या हैं और कहाँ पर से खरीदे जा सकते हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं वो मोस्टली रेंटल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर जो वो रेंटल से अर्न करते हैं और उसमें से जो इनकम जो उन्हें आती है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने यूनिट होल्डर्स। तो ये एक तरह का थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है रियल स्टेट सेक्टर की तरफ। और अगर किसी को डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना रेंटल प्रॉपर्टी में तो वो रीट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो हमने देखा है जो यील्ड रहता है, जो आपका रिटर्न्स जो हम बोलते हैं हमारे यूनिट्स पे, वो करीबन 7-8% में आ रहा है। तो इस तरह के रेंज में होते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए ग्लोबल मार्केट में हम देखें तो काफी बड़ा एक सेगमेंट माना जाता है। इंडिया में अभी थोड़ा इवॉल्विंग स्टेज पे है, लेकिन हाँ हमारा ओवरऑल रीट्स पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक पॉजिटिव। अच्छा, अब दूसरा सेक्टर जो इसी कैटेगरी में दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में आप मानते हो कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है? क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है सर, कंपनियां बहुत ज्यादा हैं लिस्टेड स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप कहां पर बुलिश हो? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्ट प्लेयर्स होते हैं। जो बहुत सारे प्लेयर होते हैं वो डेवलपर होते हैं कि जो कि रोड प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं या फिर पावर प्लांट डेवलप कर रहे हैं या पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। या फिर दूसरी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि उस प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कंस्ट्रक्ट करती है। सो अगर जो इन्वेस्टमेंट होता है तो फर्स्ट जो बेनिफिट होती है मोस्टली आपको जो ईपीसी सर्विसेज कंपनी जो है, ईपीसी प्लेयर्स है, उनको फायदा होता है। उसमें कंपनी जैसे लार्सन टुब्रो है या फिर एनसीसी है, ऐसी कंपनी जो है वो उनके ऑर्डर बुक अगर हम देखेंगे लास्ट 2-3 सालों में काफी अच्छे बिल्ड हुए हैं। और जो फ्यूचर पाइपलाइन है वो भी काफी स्ट्रांग है, बिकॉज आपका कैपेक्स जो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की कैपेक्स वो स्ट्रांग रहेगी। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो फर्स्ट बेनिफिशियरी, वहां पर वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में आप देखेंगे कैपिटल गुड्स या अदर सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन सेक्टर वहां पर काफी रन अप आया है। यहाँ भी रन अप आया है, उसके बाद भी स्टॉक्स अभी भी काफी रिलेटिवली लोअर मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो इसमें इन सेगमेंट में हमारा जो पॉजिटिव व्यू है एनसीसी पे है, केएनआर पे है और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पे है। तो ये सब कंपनीज हम देख सकते हैं। और ये जो सरकारी कंपनियां क्या इन पे बेट लगानी चाहिए सर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में हो या फिर रियल एस्टेट स्पेस में? अच्छा, रियल एस्टेट में बताया तो ये जो हुडको जैसी कंपनियां हैं या फिर एनबीसीसी, ये जिस तरीके का रनअप हमने देखा है दैट इज अनपैरेलल, कभी नहीं देखने को मिला था। तो पीएसयू इंफ्रा या फिर पीएसयू रियल एस्टेट स्पेस पे आपकी राय? तो पीएसयू इंफ्रा में जो कंपनी जैसे आप या रियल एस्टेट कंपनीज में एनबीसीसी जो हमारे कवरेज में है, लेकिन अभी ये स्टॉक्स काफी रन अप आ गए हैं इसमें। और हमने एक चीज पास्ट में एक देखा है कि ऑर्डर काफी अच्छे आते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में डिले होता है बहुत सारी कंपनीज के, और वो रिस्क होता है। और उसके अलावा जो वैल्यूएशन अभी जो हुआ है जो मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में काफी शार्प रन अप आया है, उसके वजह से थोड़ा हमारा झुकाव पीएसयूज की जगह मोर ऑफ अ प्राइवेट ईपीसी प्लेस। सर, कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग ये सेक्टर को थ्रस्ट देने पे सरकार का फोकस रहेगा, और वैसे भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही है सरकार। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो घरेलू इंडस्ट्री के सपोर्ट में ही सरकार ने बनाई हैं। कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग सेक्टर पे आपकी राय? तो इसमें जो कैपिटल गुड्स सेक्टर में देखेंगे तो काफी अच्छी ऑर्डर बिल्डअप हुई है कंपनीज की। और इसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो वो अगले साल 10 साल 8 से 10 साल की ग्रोथ को भी फैक्टर इन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर उनके टेक्नोलॉजिकल एज है या फिर उनको एक्सपोर्ट से भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमारा ओवरऑल कैपिटल गुड्स में कह सकते हैं ये थोड़ा सा भी रन अप आ गया है, स्टॉक्स अभी थोड़ा सा काफी बड़े मूवमेंट आई है। प्रेफर्ड पिक्स की बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनी जो कि जो रिन्यूएबल या फिर जो आपके फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस कर रहे हैं, वहां पर रिलेटिवली हमारा थोड़ा ज्यादा झुकाव है। उसमें हमें कंपनी हमें जो पसंद है लाइक प्राज है या फिर थर्मैक्स है, ये हमें पसंद है। कमिंस इंडिया भी हमें पसंद है। ओके सर, ये आप थीम्स जो हमने अभी डिस्कस करी हैं इसमें आपका डोमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप इन पे ही फंडामेंटल रिसर्च करते हो।
तो अभी के हिसाब से अगर मैं आपसे आखिरी में समरी पूछूं कि वेदर इट मे बी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग या फिर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस या फिर कोई और स्पेस, अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो तो वो टॉप प्रायोरिटीज क्या रखे और कौन से स्टॉक्स में धीरे धीरे करके SIP के माध्यम से अपना पोर्टफोलियो बना सकता है? जैसा मैंने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना जरूरी है। और ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स मोस्टली जो भी हैं, इसमें काफी एक बड़ा रन अप आया है, तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम जो लिए हैं, जो हमारा प्रेफर्ड पिक्स है ये सेक्टर पे, उन पे आप फोकस कर सकते हैं ऑन द डिक्लाइन। ये हमारे एक व्यू रहे। इसमें राइट सर, स्टॉक्स बहुत अगर आप कैपिटल जी। गुड्स में, जैसा हमने बोला, थर्मेक्स है या फिर प्राज है, या फिर आप कमिंस पे फोकस कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप मैक्रोटेक है, DLF है, और इसमें ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है, इस पे आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिक्लाइन का वेट करें। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट में क्या एक्सपेक्टेड है उस पर बात करने के लिए, और साथ से साथ शेयर बाजार पर अपना नजरिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे पंकज कुमार जी को, जो कि कोटक सिक्योरिटी से थे, और उनका कहना है कि बजट में कैपिटल एलोकेशन को तो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो बढ़ा ही जाएगा, लेकिन जो थ्रस्ट होगा वो ग्रोथ को बढ़ावा देने पर सरकार का ज्यादा होगा। इस बार वोट ऑन अकाउंट है, इंटरिम बजट है, तो इस बार बड़ी घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप पूरे फिस्कल के बारे में बात करेंगे तो रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग सेक्टर पे, और जो उन्होंने स्टॉक्स बताए उस पे निवेश सिस्टमैटिकली किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी, तो साथ साथ इन कंपनियों को, जो कि इस शो में डिस्कस हुए, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। फिलहाल इस शो से इतना ही। एक और शो आपके सामने लेकर हाजिर होंगे बजट और बाजार में कल फिर से। अभी फिलहाल इस शो से इतना ही। नमस्कार।